नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 10 PYQs फॉर ऑल गेट एनवायरमेंटल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स पार्ट 2। इस सीरीज में पार्ट 1 पहले बना चुकी हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन। पर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई PYQs के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों या व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1। The United Nations Conference on Environment and Development was held in 1992 in Rio de Janeiro, Brazil. इस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम सभी जानते हैं। During this conference, several environmental management principles were adopted by many countries. और इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस में कई सारी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की नीतियां निर्धारित की गई थी और सभी देशों ने उन नीतियों को अपनाया भी था। Which of the following principles allows the governments to take mitigation measures on the environmental issues having serious threats or irreversible damage, even if there is scientific uncertainty about such issues? अब इनमें से ऐसी कौन सी नीति है जो देशों को प्रेरित करती है कि अगर कुछ ऐसा खतरा है जिससे इन्वायरमेंट जिससे पर्यावरण को बहुत खतरा है या इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है पर्यावरण को, और उसके बारे में साइंटिफिक एविडेंस जो है वो अभी पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है, फिर भी आप उसके लिए मिटिगेशन मेजर्स मतलब आप सुधार करें, उस तरह की नीतियां बनाएं कि किसी भी चीज से पर्यावरण को खतरा होने की अगर आशंका भी है तो आप पहले से ही एहतियात बरतें। ऐसी कौन सी पॉलिसी है, ऐसा कौन सा मेजर है? ए पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, बी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या डी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी? सही उत्तर इसका है बी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशन का मतलब होता है एहतियात, कि कोई समस्या आपको लगता है कि आने वाली है या आ सकती है और उसके बारे में इनफ साइंटिफिक एविडेंस नहीं भी है, तो भी अगर आपको लग रहा है कि इससे समस्या हो रही है या हो सकती है तो पहले से ही आप एहतियात बरतें। तो सवाल भी यही है, अगर आप सवाल को आराम से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये आंसर बी ही होगा। बाकी ऑप्शंस भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल भी होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे मेरी कोई फैक्ट्री और मैंने अपनी फैक्ट्री से कोई ऐसा एफ्लुएंट निकाला या कोई ऐसा पोल्यूटेड एयर निकाला चिमनी से जिससे इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है, तो फिर क्योंकि मैंने पोल्यूशन किया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि उसकी सफाई के पैसा भी मैं ही भरूंगी। तो अगर कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा या उस पोल्यूशन से जो मैंने किया है उससे आसपास का एनवायरमेंट जो गंदा हुआ है उसको स्वच्छ करने के लिए जो भी सरकार खर्चा करेगी वो खर्चा मुझसे लेगी, क्योंकि गंदगी भी मैंने फैलाई है। तो वो होता है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जिसने पोल्यूशन किया पैसे भी वही भरेगा। तीसरा है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया प्लास्टिक का, वो प्रोडक्ट लोगों ने यूज किया और उस प्लास्टिक को फेंक दिया, तो क्योंकि प्रोड्यूसर मैं हूं उस प्लास्टिक का तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो प्लास्टिक फेंक दिया गया उसको वापस लेके और उसको रिसाइकिल करना हूं मैं। ये होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर होता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है कि हर देश पोल्यूशन कर रहा है, हम जानते हैं, तो और अगर पोल्यूशन होता है एक देश में तो दूसरा देश अफेक्ट होता है, ये भी हम जानते हैं। तो सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है हर देश की कि वो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कुछ नीति निर्धारण करे और उन नीतियों को इम्प्लीमेंट भी करे, उनका क्रियान्वयन भी करे। तो ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट डिफरेंशिएटेड क्या होता है कि अलग अलग देश जो है अलग अलग लेवल का पोल्यूशन कर रहे हैं। इंडिया थोड़ा कम पोल्यूशन करता है, शायद यूएस थोड़ा ज्यादा पोल्यूशन करता है। तो ऐसे में, और यूएस के पास साधन भी ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा है, तो ऐसे में इंडिया और यूएस दोनों की जिम्मेदारी बनती है पोल्यूशन को कंट्रोल करने की। लेकिन क्योंकि यूएस ज्यादा पोल्यूशन करता है और यूएस के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी बनती है। तो कॉमन है लेकिन डिफरेंशिएटेड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन द कंट्री क्रिएट्स एंड द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट द कंट्री हैज। ये होता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं और उनमें से किसी पर भी कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन 2। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोनेंट। हाईएस्ट बायोडिग्रेडेबिलिटी किसकी है और उसके बाद उससे कम उससे कम उससे कम चूज करना है। हम जानते हैं कि फूड वेस्ट जो खाना है सबसे आसानी से बायोडिग्रेड हो जाता है, उसके बाद न्यूज़पेपर डिग्रेड होता है और उसके बाद होता है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये डिग्रेड ही नहीं होता है। तो फूड वेस्ट सबसे आसानी से, उसके बाद न्यूज़पेपर और उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड। आंसर विल बी ए। आसान सवाल था।
Question 3. In proximate analysis, when 10 kg moisture-free solid sample is heated in the absence of air at 950 डिग्री सेल्सियस, तो हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर ये क्या होता है? pyrolysis होता है. तो 10 किलो मॉइस्चर फ्री सॉलिड सैंपल जिसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, उसको हमने pyrolysis कराया, तो उसका मास वाज रिड्यूस्ड बाय 6 kg. 6 किलो से उसका मास घट गया, मतलब 6 किलो उसका वजन घट गया, तो कितना बचा? 4 किलो. If the same sample is heated in the presence of air at the same temperature, its mass is reduced by 7 kg. और उसी सैंपल को अगर हम हवा की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो वो होता है, उसका मास जो है वो 7 किलो से घट जाता है, मतलब फिर 3 किलो बच जाता है. ठीक है. द परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन इन द सैंपल इज, तो अब ऐसे में फिक्स्ड कार्बन उस सैंपल में कितना है? फिक्स्ड कार्बन क्या होगा? पहले हमने 10 किलो सैंपल लिया जिसमें कोई मॉइस्चर नहीं, कोई H2O नहीं है, उसको गर्म किया हवा के एब्सेंस में, तो वो बच गया 4 किलो, क्योंकि 6 किलो खत्म हो गया. और उसके बाद उसको जब हवा के प्रेजेंस में हमने उसको हीट किया, तब वो 7 किलो से कम हो गया और 3 किलो ही बचा. तो 4 किलो और 3 किलो में कितना डिफरेंस है? 1 किलो का डिफरेंस है. वो 1 किलो क्या होगा? हवा के प्रेजेंस में जो कार्बन है वो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन के खत्म हो जाता है, उड़ जाता है, उड़ जाता है. ठीक है. तो 1 किलो का डिफरेंस है, तो 1 kg जो है वो 10 kg का कितना परसेंट होता है? 10% होता है. सो द परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन इन द सैंपल इज सी, 10%. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. क्लोरीन इज मोस्ट इफेक्टिव एज अ वाटर डिसइंफेक्टेंट एट अ पीएच ऑफ, क्लोरीन है वो वाटर डिसइंफेक्टेंट होता है किस पीएच पे वो सबसे इफेक्टिव होता है? 6, 8, 10 या 12? तो सही उत्तर यहां पर होगा ए, 6. जितना कम पीएच होगा क्लोरीन, उतना ही ज्यादा डिसइंफेक्टेंट अच्छा होगा. एसिडिक पीएच पे क्लोरीन ज्यादा बेटर काम करता है. क्वेश्चन नंबर 5. The oxidation states of nitrogen in NH4 and NO2 minus and NOR plus 2 minus 3 and plus 3 minus 3 plus 3 and plus 2 minus 3 plus 3 and minus 4 plus 4 minus 2 and plus 2. और इसका आंसर होगा बी, -3 +3 एंड +2. NH4 प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का है -3, क्योंकि H का जो स्टेट है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन पे पॉजिटिव है, तो नाइट्रोजन पे जाहिर है नेगेटिव चार्ज होगा, तो -3. और यहाँ पे O2 माइनस है, ऑक्सीजन आयन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन पे रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज होगा, तो +3. और NO है तो +2. और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? The oxidation state of nitrogen N in the ammonium ion NH4 plus is -3. अब इसको एक्सप्लेन कीजिए. Each hydrogen atom in NH4 plus has an oxidation state of +1. ठीक है. NH4 plus है, मतलब कि हर किसी पे +1 चार्ज है. To balance the overall charge of +1 on the ion, the nitrogen atom must have an oxidation state of -3. ठीक है. Calculation, let X be the oxidation state of nitrogen. So X plus 4 into +1 is equal to +1 and X is equal to -3. ठीक है, क्योंकि +1 ये टोटल आयन पर चार्ज है +1, तो ये इक्वल टू हो गया +1, तो X कितना होगा? -3 होगा. और इसी तरह से बाकी आयन्स पर भी चार्ज हम कैलकुलेट कर लेंगे. Question 6. What is the pH of water sample having H plus concentration of 10 milligram per liter? The atomic weight of H is 1 gram per mole. 24668. अब इसका आंसर होगा 2, और इसको हम अभी कैलकुलेट भी करेंगे. देखिए, the H plus concentration of the water sample is 10 milligram per liter. The atomic weight of H is 1 gram per mole. ये तो बेसिक, ये तो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है और ये आपको पता है. तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस. 1 ग्राम कितना होता है? 1000 मिलीग्राम. तो 10 मिलीग्राम क्या होगा? 0.01 ग्राम पर लीटर. अब 0.01 ग्राम पर लीटर कितना होगा? 0.01 मोल पर लीटर. तो पीएच क्या होगा? माइनस लॉग H प्लस. तो 2 आंसर होगा, क्योंकि 0.01 है तो यहाँ पर 2 होगा पावर, तो 2 होगा आंसर पीएच. ठीक है. सिंपल सिंपल क्वेश्चन से हल्का हल्का दिमाग लगाना है. 11th 12th लेवल की केमिस्ट्री आती है, इतना आप ध्यान में रखिए. क्वेश्चन 7. Which of the following pairing of nucleotide bases is present in double helix DNA? डबल हेलिक्स डीएनए जो होता है उसमें कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है? थायमीन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, एडेनिन, या यूरासिल, थायमीन? सही उत्तर है बी, एडेनिन, थायमीन. इन डीएनए एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायमीन, हम जानते हैं, एंड साइटोसिन पेयर्स विद गुआनिन. ठीक है. और यूरासिल जो है इज बेस फाउंड इन आरएनए, नॉट इन डीएनए. ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी 12th लेवल का साइंस है. Question 8. Which of the following are both greenhouse gases and ozone depleting substances?
CFC11, CO2, HCFC और N2O। तो A, B और D ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस भी हैं। CO2 सिर्फ ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है। तो आंसर A, C और D होगा। Question 9. The ordinary differential equation dy by dx is equal to x square y has y as a dependent variable, clearly क्योंकि y dependent है और x independent है, and x as the independent variable. Which of the following classification is applicable to the equation? अब ये इक्वेशन है, अब कौन सा टाइप का इक्वेशन है ये आपको बताना है। ये भी 12th लेवल की साइंस है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। लीनियर, नॉन लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। अब आप पहले आंसर को समझिए। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। ठीक है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अपीयर्स ओनली टू द फर्स्ट पावर एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? y, उसका पावर यहाँ पे क्या है? 1, और इधर भी y का पावर 1 ही है। ठीक है, द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज dy by dx which is a first order derivative, therefore the differential equation is first order। ठीक है, तो A और C आंसर होगा। लीनियर इक्वेशन है dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y, क्योंकि y का पावर यहाँ पे 1 ही है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये सब 11th 12th लेवल की केमिस्ट्री है, तो आपका मैं रिकमेंड करूंगी कि 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक से भी आप थोड़ा सा पढ़ लें गेट के लिए, तो अच्छा होगा। क्वेश्चन 10, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशंस x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। एक सिंपल सा इक्वेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन। अब इसका रूट क्या होगा? 1, 2, 3 और 4। सिंपली इसका भी आंसर होगा बी और सी। कैसे आंसर आए समझना जरूरी है। यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। स्टेप 1 में क्या है? ट्राई आउट द गिवन ऑप्शन टू सी इफ दे आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। 1, 2, 3, 4 4 ऑप्शन है, आप करके देखिए। एफ एक्स की जगह पर 1 डालेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 10 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 31 इंटू 1 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना आया? -8। तो 0 तो नहीं आया, तो 0, therefore 1 is not a root of equation। फिर हम 2 डाल के देखेंगे, 2 डाल के देखें तो 0 आ गया, so 2 is a root of the equation। फिर हम 3 डाल के देखेंगे, तभी भी आंसर 0 आया, तो 3 is a root of equation। फिर हम 4 डाल के देखेंगे तो आंसर आया -2, अगेन इट्स नॉट 0, so 4 is also not a root of equation। तो जब सारा कुछ करके कैलकुलेशन में आंसर आएगा 0, देन दैट नंबर विल बी अ रूट ऑफ इक्वेशन। और आंसर में क्या, ऑप्शंस में क्या था? 1, 2, 3 एंड 4। So 1 and 4 are not roots, but 2 and 3 are roots of this equation। इस तरह से सिंपली आप वैल्यू डाल के देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलती हूं आपसे अगले पीवाई की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जरूर शेयर करें। साथ ही थोड़ा धीरज रखें, क्योंकि मैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस टेस्ट बनाती हूँ, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज वीडियोस बनाती हूँ, तो उसमें वक्त लगता है। मैं अकेले ही सारे वीडियोस बनाती हूँ, कोई टीम नहीं है मेरे पास। सो प्लीज बी पेशेंट एंड आई विल adhere to all of your requests। सारी रिक्वेस्ट मैं मानूंगी, पर थोड़ा सा ध्यान रखें।